और नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल। तब जितेंद्र की बहन ने रोते हुए उनसे कहा, भाई मैं आपकी बहन हूँ, यह आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इस पर जितेंद्र ने बड़ी ही कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों, किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, पर नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के जंपिंग जैंग कहलाने वाले मशहूर एक्टर जितेंद्र की जिंदगी की पूरी कहानी लाई हूँ। ये हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। एक साधारण सा दिखने वाला लड़का कैसे बन गया बॉलीवुड का जंपिंग जैंग। तानी है मेरी महबूब। मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ उसने अपनी शादी क्यों तोड़ ली। जितेंद्र ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 171 जिसकी क्रॉस होने पर तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस प्लेन क्रैश में जितेंद्र कैसे बच गए, कैसे किया जितेंद्र ने अपनी ही बहन का यौन शोषण। उसके साथ बॉलीवुड के जंपिंग जैंग कहलाने वाले जितेंद्र एक समय पर कंगाल और पाई पाई के मोहताज कैसे हो गए। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस वीडियो में। तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को अमृतसर के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जितेंद्र का असली नाम जितेंद्र है ही नहीं, उनका असली नाम है रवि कपूर। सरनेम का मतलब यह नहीं कि जितेंद्र किसी फिल्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली से आते थे। जितेंद्र के पिता अमरनाथ कपूर एक सुनार थे, वो भी नकली गहनों के। फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल किया जाने वाले गहनों की फिल्म इंडस्ट्री में सप्लाई किया करते थे। जितेंद्र की मां का नाम कृष्णा कपूर। जितेंद्र अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता अमृतसर को छोड़कर मुंबई चले आए अपनी पूरी फैमिली के साथ और शीश महल नाम की एक चौल में रहने लगे। उसी चौल में लगभग 80 परिवार रहते थे और उन्हीं के बीच जितेंद्र ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजारे। जितेंद्र ने गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई की। स्कूल की पढ़ाई के दौरान उनका एक राजेश नाम का बड़ा पक्का दोस्त हुआ करता था, जो कई साल बाद जाकर हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना बना। जितेंद्र ने बम्बई के ही सिद्धार्थ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ जितेंद्र अपने पिता अमरनाथ कपूर की व्यापार में भी मदद किया करते थे। अपने पिता अमरनाथ कपूर की ट्रेनिंग में जितेंद्र भी इस धंधे के महारथी बन गए। इनके पिता अमरनाथ को एक दिन दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। अब परिवार की जिम्मेदारी जितेंद्र पर आ गई। जितेंद्र की मां चाहती थी कि उनका बेटा इसी व्यापार को आगे बढ़ाए, पर जितेंद्र का मन इस व्यापार में नहीं था। उनका मानना था कि इस व्यापार से ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इसी व्यापार के कारण वो लगभग 20 साल उसी सड़ी चौल में रहे। इसलिए उन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाने की कोशिश की। जितेंद्र ने अपने व्यापार का फ़ायदा उठाते हुए डायरेक्टर शांताराम से मुलाकात की और रिक्वेस्ट की कि मुझको अपनी अगली फिल्म नौरंग में कोई रोल दे दो, पर शांताराम ने साफ इनकार कर दिया। इस इनकार से जितेंद्र बहुत निराश हो गए, मगर 2 दिनों बाद ही उनके पास शांताराम का एक संदेश आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जितेंद्र को अपनी फिल्म नौरंग में एक रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया है। मगर जब वो स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें मालूम चला कि उन्हें कोई तगड़ा रोल नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है, और एक नहीं 6 लड़कों को और भी इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया है। अब जब फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई एक जूनियर आर्टिस्ट कभी नहीं आया
तो इन 7 लड़कों में से किसी एक से उस जूनियर आर्टिस्ट का काम ले लिया जाएगा। जब फिल्म नवरंग की शूटिंग राजस्थान के बीकानेर में हो रही थी, तब एक सीन था जिसमें फिल्म की हीरोइन संध्या को आग में से निकलकर बाहर आना था। संध्या के बॉडी डबल ने इस स्टंट को जोखिम बताते हुए करने से इनकार कर दिया। आर्टिस्ट से पूछा तो उन सभी ने भी इनकार कर दिया, सिवाय जितेंद्र के। जितेंद्र ने इस स्टंट को करने के लिए हामी भर दी। जितेंद्र ने संध्या की तरह औरतों के कपड़े पहने और आग में निकलकर यह स्टंट किया। काम के प्रति उनका ऐसा जुनून देखकर वी शांताराम इम्प्रेस हो गए। उन्होंने जितेंद्र को अपनी अगली फिल्म सहारा में हीरो के रोल के लिए ऑडिशन देने बुला लिया। वह बहुत उत्साह के साथ वहां पहुंचे। जितेंद्र ने लगभग 30 बार रेटक दिया, तब भी जाकर एक डायलॉग सही से ना बोल पाए। फिर भी जितेंद्र हैरान थे, क्योंकि वी शांताराम ने 1965 में रिलीज होने वाली फिल्म गीत गाया पत्थरों में हीरो के रोल के लिए उनको सेलेक्ट कर लिया। जितेंद्र ने गीत गाया पत्थर से ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए जितेंद्र को 600 रुपये की फीस मिली, मगर यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद वी शांताराम ने उनको अगली फिल्म बूंद बन गई पत्थर में सिलेक्ट किया, पर यह भी फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उसके बाद साल 1967 में जितेंद्र ने फर्ज फिल्म में काम किया। यह बहुत लोअर बजट की फिल्म थी। इस फिल्म के मशहूर गाने मस्त बहारों का मैं आशिक में जो चाहे यार करूं। आशिक में जितेंद्र ने जो लाल टी शर्ट और सफ़ेद जूते पहने हैं, वो मुंबई के चोर बाजार से उन्होंने खुद खरीद कर लाए थे। जितेंद्र को इस फिल्म से खास उम्मीदें थी, मगर इस फिल्म को रिलीज हुए 12 हफ्ते हो चुके थे और यह फिल्म अब तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और ना ही कुछ खास कमाई कर सकी। ट्रेड एनालिसिस और डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म को फ्लॉप करार देने लगे थे और सिनेमा घर मालिक इस फिल्म को सिनेमा घर से उतारने की सोचने लगे थे। जितेंद्र चाहते थे कि यह फिल्म 3 हफ्ते और सिनेमा घर में लगी रहे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर कोई फिल्म 15 हफ्तों तक लगातार सिनेमा घरों में लगे रहने से वो ज़रूर हिट होती है। जितेंद्र 1 हफ्ते तक हर रोज़ मुंबई के 2-3 बड़े बड़े सिनेमा घरों में जाकर फिल्म के सारे टिकट खुद ही खरीद लेते थे, ताकि सिनेमा घर में यह फिल्म लगी रहे। जितेंद्र की यह तकनीक काम कर गई। धीरे धीरे इस फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी होने लगी और आने वाले 2 हफ्तों के बाद फिल्मी पंडितों ने फिल्म को सुपरहिट करार दे दिया। मस्त बहारों को देखकर उन्होंने टाइटल दिया जंपिंग जैक। इस तरह से रिलीज होने के बाद जितेंद्र बन गए बॉलीवुड के जंपिंग जैक। दिल को चुराना चोरी है, चोरी ही रहने दो। इसके बाद जितेंद्र साल 1972-73 की बात है, बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की धूम मची हुई थी। जितेंद्र के पक्के दोस्त संजीव कुमार हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। उन्होंने जितेंद्र के जरिए हेमा मालिनी की मां और उनके पिताजी के सामने हेमा मालिनी और अपनी शादी का प्रस्ताव भेज दिया। जितेंद्र प्रस्ताव लेकर भी गए, मगर हेमा मालिनी की मां और उनके पिताजी के सामने जितेंद्र ने हेमा मालिनी और संजीव कुमार की शादी का नहीं, हेमा मालिनी और अपनी शादी का प्रस्ताव रख दिया। हेमा मालिनी की मां और उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र जैसे एक शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप से शादी करें। जो हेमा मालिनी कहा करती थी कि वो धर्मेंद्र के सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगी। पता नहीं उनकी मां ने ऐसा हेमा को क्या समझा दिया कि वह जितेंद्र से शादी करने के लिए तैयार हो गई। चेन्नई में दोनों परिवारों की बैठक हुई और शादी की तैयारी होने लगी। धर्मेंद्र को इस शादी की भनक नहीं लगने दी, इसलिए मीडिया को भी शादी से दूर रखा गया। मगर ऐन वक्त पर कैसे चेन्नई न्यूज़पेपर भले ही छोटा था, मगर यह खबर बहुत बड़ी थी। एक न्यूज़पेपर से दूसरे न्यूज़पेपर, छोटे न्यूज़पेपर से बड़े न्यूज़पेपर
तेलुगु न्यूज़पेपर से हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। धर्मेंद्र को यह खबर मालूम चली तब उन्होंने हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी को रोकने का फैसला किया, मगर वह जानते थे कि यह काम वह अकेले नहीं कर पाएंगे। इसलिए धर्मेंद्र सीधे पहुंचे शोभा कपूर के घर। अब ये शोभा कपूर कौन थी? तो शोभा कपूर ब्रिटिश एयरवेज में काम करने वाली एक एयर होस्टेस थी जो 14 साल से ही जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी। वह जितेंद्र से प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी और पिछले कई सालों से उनके साथ रिलेशनशिप में थी। जब शोभा कपूर को मालूम चला कि जितेंद्र उनसे शादी का वादा करने के बावजूद हेमा मालिनी से शादी कर रहे हैं तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। धर्मेंद्र और शोभा कपूर सीधे पहुंच गए चेन्नई हेमा मालिनी के घर। वहां कैसा तमाशा मचा होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। शर्मिंदा होकर जितेंद्र ने न सिर्फ हेमा मालिनी के साथ अपनी हो रही शादी को तोड़ा बल्कि जल्दी से जल्दी उनसे शादी करने का फैसला किया। इधर धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को समझा दिया जिससे उन्होंने यह शादी तोड़ दी। साल 1976 की बात है, करवा चौथ का दिन था। उस शाम जितेंद्र को बम्बई से चेन्नई जाने के लिए एक फ़्लाइट पकड़नी थी। जब जितेंद्र एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे तभी अचानक उन्हें मालूम चला कि फ़्लाइट नंबर 171 जिससे वह मुंबई से चेन्नई जाने वाले हैं वो 2 घंटा लेट हो गई है। जितेंद्र ने सोचा अब 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर क्या करेंगे, इससे अच्छा घर जाकर अपनी पत्नी शोभा का करवा चौथ का व्रत खुला दें। जितेंद्र सीधे घर गए मगर उस समय चांद बादलों में कुछ ऐसा छिपा था कि नजर ही नहीं आ रहा था। शोभा कपूर अब बगैर चांद देखे जितेंद्र को घर से बाहर नहीं जाने दे रही थी। इसी चक्कर में 9:30 बजे छत पर टहल रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे कि 2 घंटे में उनकी फ्लाइट छूट गई। तभी अचानक उन्होंने एयरपोर्ट की तरफ आसमान में उड़ता हुआ एक गोला देखा। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट की तरफ से बहुत भारी मात्रा में धुआं निकलने लगा। जब जितेंद्र यह सब देख ही रहे थे तभी अचानक उनके घर की लैंडलाइन पर एक के बाद एक फ़ोन आने लगे उनके रिश्तेदारों के कि वो ठीक हैं, जिंदा हैं कि नहीं, यह सब पूछना चाहते थे। जितेंद्र को मालूम हुआ कि जिस फ्लाइट नंबर 171 में बैठकर वह मुंबई से चेन्नई जाने वाले थे 9 बजे टेक ऑफ होते ही थोड़ी देर बाद वो क्रैश हो गई। उस क्रैश में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई जिसमें एक धर्मेंद्र की को एक्ट्रेस रानी चंद्रा भी थी। बस फिर क्या था, जितेंद्र ने हाथ जोड़े और भगवान को शुक्रिया अदा करने लगे। अच्छा हुआ चांद बादलों में छुपा नहीं दिखा जिसकी वजह से वो फ़्लाइट में नहीं बैठे, वरना अगर वो फ़्लाइट से मुंबई से चेन्नई के लिए निकल जाते तो आज स्वर्ग में खड़े होते। इसके बाद 70 के दशक में जितेंद्र ने खुशबू, किनारा, जिगरी दोस्त जैसे को तैसा, दुल्हन विदाई और धर्मवीर फिल्मों में काम किया। 80 के दशक की शुरुआत में जितेंद्र को फिल्में मिलना धीरे धीरे बंद होने लगी, इसलिए जितेंद्र ने खुद अपना पैसा लगाकर एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था दिलदारे यार। मगर यह फिल्म बहुत बुरी तरह से पिटी, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई जिसकी वजह से जितेंद्र को उस जमाने में तकरीबन 3 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। जितेंद्र बुरी तरह से कर्जे में डूब गए, बैंक करप्ट हो गई, पाई पाई के मोहताज हो गए। उन्हें 20 से 25 साल पहले अपने गरीबी के दिन याद आने लगे। इस नुकसान को भरने के लिए और कंगाली से बाहर निकलने के लिए जितेंद्र ने आशा, ज्योति, इंसाफ की पुकार, जानी दोस्त, निशान, मकसद, धर्म काटा, औलाद, माँ, तोहफा, मवाली, हिम्मत वाला फिल्मों में जितेंद्र की जोड़ी श्रीदेवी जयाप्रदा जैसी दक्षिण अभिनेत्री के साथ बनी। 80 के दशक में जितेंद्र ने हातिम ताई, लवकुश, चुप और जज मुजरिम, आदमी खिलौना है जैसी फिल्मों में काम किया। 2019 में जितेंद्र ने अपनी बेटी एकता कपूर के प्रोडक्शन बैनर तले बनी फिल्म तुम कुछ कहो में काम किया। यही फिल्म जितेंद्र के
कैरियर की लास्ट फिल्म थी। इसके बाद जितेंद्र ने बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले लिया और लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हो गए। साल 2018 में जितेंद्र एक बार फिर से लाइमलाइट में आए। एक बेहद ही घटित इल्ज़ाम लगा जब सन 2018 में जितेंद्र की अज्ञात बहन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका नाम पता किसी को कुछ भी नहीं मालूम। जितेंद्र की अज्ञात बहन ने हिमाचल प्रदेश पुलिस स्टेशन में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजा और उसमें उन्होंने शिकायत दर्ज की कि 1971 में जितेंद्र ने उनका यौन शोषण किया था। उस एप्लीकेशन में उन्होंने उस भयानक रात की पूरी कहानी बताई थी। उस एप्लीकेशन में वो लिखती हैं कि वह जितेंद्र के मामा की बेटी हैं। जनवरी सन 1971 की बात है जब वह 18 साल की थी और जितेंद्र 28 साल की। एक सुबह जितेंद्र उनके घर आ गए और अपने मामा यानी उनके माता पिता से कहा कि वह उन्हें अपनी एक फिल्म की शूटिंग दिखाने के लिए शिमला ले जाना चाहते हैं। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गईं। उनके माता पिता को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। जितेंद्र उन्हें साथ लेकर दिल्ली से शिमला के लिए निकल गए। रास्ते के सफ़र के दौरान जितेंद्र ने उनसे कोई बात नहीं की। जितेंद्र जब शिमला पहुंचे तो उन्होंने एक होटल में एक कमरा बुक किया जिसमें 2 बेड थे। जितेंद्र ने अपनी बहन से कहा कि तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं बाहर घूमने जा रहा हूं। जितेंद्र आधी रात में लगभग आए। उनकी बहन दीवार की तरफ मुंह कर सो रही थी। उसने जितेंद्र को देखा और फिर वह दीवार की तरफ मुंह करके फिर से वह सो गई। जितेंद्र की बहन के मुताबिक जितेंद्र की चाल ढाल और घूर कर देखने का तरीका और जो बदबू आ रही थी उससे वो समझ गई कि जितेंद्र ने शराब पी रखी है। इसके 2-3 मिनट बाद ही जितेंद्र उनके बेड के पास पहुंच गए और इसके बाद जितेंद्र ने उनका यौन शोषण किया। उस एप्लीकेशन में उन्होंने यह भी लिखा था कि यौन शोषण के दौरान जितेंद्र ने उनके साथ क्या क्या किया, मगर यह सब मैं वीडियो में नहीं बता सकती। जब जितेंद्र उनके साथ यह सब कर रहे थे तब जितेंद्र की बहन ने रोते हुए उनसे कहा, भाई मैं आपकी बहन हूँ, यह आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इस पर जितेंद्र ने बड़ी ही कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर रात इसी तरह से सोता हूँ। उनका यौन शोषण करने के बाद जितेंद्र खामोशी से अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। सुबह जितेंद्र ने रात वाली इस घटना पर उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने अपने एक यूनिट मेंबर से कहा कि इसे कुछ कपड़े खरीदो और दिल्ली इसके घर छोड़ दो। इसके बाद जितेंद्र अपने एक यूनिट मेंबर के साथ उन्हें उनके घर भिजवा दिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जितेंद्र पर एफआईआर दर्ज की। जितेंद्र ने इस इल्ज़ाम को झूठ और बेबुनियाद बताया। तकरीबन 1 साल तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में यह मुकदमा चलता रहा। साल 2019 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता के इल्ज़ाम में कोई तथ्य, कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि कुछ दिनों पहले जितेंद्र की बेटी एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बन रहे एक सीरियल में पीड़िता की बेटी के ऑडिशन को रिजेक्ट किया जाने से पीड़िता गुस्से में थी। इसलिए उन्होंने बदले की भावना के तहत जितेंद्र को बदनाम करने के लिए उन पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जितेंद्र को इस घटित इल्ज़ाम से बेबुनियाद बरी कर दिया। आज जितेंद्र अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने नाती पोतों के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी के साथ वीडियो पर लग जाएगा विराम। मिलते हैं अगली स्टोरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।